हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और खुश से होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि हम लोगों का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही करीब आ गया है। आज से कुल 15 दिन बचा है एग्ज़ाम के लिए। 26 जुलाई से हमारी परीक्षाएं स्टार्ट हो सकती हैं। SBT यूपी ने पहले ही दिशा निर्देश दे दिया था। तो चलिए हम एक नए बैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस बैच का नाम है इस बैच का नाम है गांडीव। क्या है? इस बैच का नाम है गांडीव। गांडीव जानते हैं? गांडीव होता है जो अर्जुन जी के पास एक धनुष था, जिसके माध्यम से उन्होंने पूरा रण विजय जीता था। इसलिए आज को एक आपके लिए गांडीव बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आप अपनी परीक्षा की तैयारी को अच्छे से कर सकेंगे और अपनी परीक्षा को जीत सकेंगे और अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। आइए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, अपने इस बैच को, धमाकेदार बैच को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल IEC यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है। ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत कठिन सब्जेक्ट है। बहुत कम बच्चों को समझ में आता है, लेकिन आज हम उसको आपको थोड़ा थोड़ा समझाते हुए और प्रयास करेंगे कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए, थ्योरेटिकल नॉलेज और आपका ये ऑब्जेक्टिव नॉलेज दोनों देते हुए चलेंगे। चैप्टर नंबर 1 SCR की प्रस्तावना। इस आपके वीडियो में IEC का एक वीडियो में आपका पूरा चैप्टर यानी कि पूरी बुक समाप्त करा है हमने और पूरी बुक को हमने कवर करा है। तो आइए आ जाते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। पहला ऑब्जेक्टिव है कि पावर डायोड युक्ति है। पावर डायोड युक्ति है 2 टर्मिनल PN जंक्शन, 3 टर्मिनल PNP जंक्शन या 4 टर्मिनल A व B दोनों, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन। इसमें ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो डायोड है वो सामान्य डायोड की तरह होता है, इसमें भी PN जंक्शन होती है, इसलिए पावर डायोड एक 2 टर्मिनल PN जंक्शन युक्ति है। आगे बात करें कि पावर डायोड में निम्न में से किस विधि द्वारा बनाया जाता है? वृद्धि द्वारा। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे वृद्धि रहेगा। किस वृद्धि द्वारा बनाया जाता है? ठीक है, तो पावर डायोड निम्न में से किस वृद्धि द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर A संवाहन, ऑप्शन नंबर B संचरण, ऑप्शन नंबर C विसरण, ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं। आपका पावर डायोड जो होता है वो विसरण वृद्धि द्वारा बनाया जाता है। और अगर आगे प्रश्न की बात करें तो आगे प्रश्न है कि पावर ट्रांजिस्टर युक्ति है एक अचालक युक्ति, चालक युक्ति या अर्धचालक युक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये एक चीज़ अवश्य बता देना चाहेंगे कि IEC यानी कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ज़्यादातर अर्धचालक का प्रयोग करते हैं, यानी कि पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है वो सेमीकंडक्टर बेस्ड होती है। इसलिए हमारा अधिकतर जितने उत्तर होंगे वो चालक, अर्धचालक या अचालक में, तो आपके अर्धचालक ही राइट आंसर होंगे। चौथे प्रश्न की बात करें। चौथा प्रश्न है पावर ट्रांजिस्टर गर्म होकर नष्ट ना हो इसलिए का प्रयोग किया जाता है? A कूल रॉड, B हीट सिंक, C A एंड B, D एनॉन। इसमें आपका पावर ट्रांजिस्टर गर्म होकर नष्ट ना हो इसलिए हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। थायरिस्टर में होती हैं 4 लेयर, 3 जंक्शन, 3 टर्मिनल सभी। देखो थायरिस्टर में 4 लेयर होती हैं, 3 जंक्शन होते हैं, 3 टर्मिनल होती हैं, इसलिए इनमें ये सारा उत्तर सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर D राइट आंसर होगा। SCR का पूरा नाम क्या है? पहला सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, दूसरा सेमीकंडक्टर रेटिंग, तीसरा A एंड B बोथ एंड D नॉन ऑफ दीज। इसमें आपका SCR का फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इसलिए ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। और अगर हम 7वें प्रश्न की बात करें तो SCR का कंबाइंड रूप है रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर एंड B दोनों, और आपका क्या है? नॉन ऑफ दीज। तो आपका जो SCR होता है वो आपका रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर दोनों का कंबाइंड रूप होता है, इसलिए A एंड B ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। और अगर हम आगे बात करें कि ट्रायक सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस है, कैसी है? 3 लेयर, 2 लेयर, 5 लेयर, नॉन ऑफ दीज। तो आपको बता दें ट्राई से मिलकर के बना है TRI। ट्राई मतलब होता है 3, इसलिए इसमें कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं, इसलिए ट्रायक 3 लेयर डिवाइस है। कितने लेयर डिवाइस है? 3 लेयर डिवाइस है। डायक एक डिवाइस है। डायक देखो, अब इसमें देख लेते हैं डायक एक डिवाइस है। पहली बात तो हम थोड़ा सा इसमें थ्योरी समझ लेते हैं। डायक शब्द से बना है डाई और प्लस एक, तो डाई का अर्थ होता है 2। क्या होता है? 2, इसलिए इसमें कितने होंगे लेयर? इसमें लेयर कितने होंगी?
टर्मिनल कितने होंगे, 2 टर्मिनल होंगे। लेयर कितनी होंगी, 4 लेयर होंगी। और ये द्विदैशिक युक्ति है, यानी कि इसमें करंट जो होता है दोनों दिशा में प्रवाहित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, क्योंकि डाई के 2 टर्मिनल 4 लेयर और बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। और आगे प्रश्न की चर्चा करें, यूजेटी का फुल फॉर्म क्या है। यूजेटी का फुल फॉर्म पहला है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, दूसरा है यूनिक जंक्शन ट्रांजिस्टर डिवाइस, और तीसरा है ऑल ऑफ दीज, और डी है नॉन ऑफ दीज। इसमें आपका यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है आपका यूजेटी का फुल फॉर्म। और अगर हम आगे बात करें कि यूजेटी डिवाइस है, यूजेटी 3 टर्मिनल सिंगल जंक्शन और सेमीकंडक्टर, और इसमें है आपका स्विचिंग डिवाइस। तो आपका थोड़ा सा इसके नाम से भी स्पष्ट करा दें कि यूनी, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनी जंक्शन। यूनी मतलब होता है सिंगल, क्या होता है, यूनी मतलब होता है सिंगल, एक। तो सिंगल आपका होगा तो जंक्शन इसमें कितने होंगे, सिंगल होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। टर्मिनल कितना होगा, 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है। और ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यानी कि सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस है, यानी कि तीनों भी सही है। तो भैया अब बात क्या आती है कि ऑप्शन नंबर डी बचा ऑल ऑफ दीज, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर। और भी लेटेस्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो आपकी अति कृपा होगी। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस बैच के बारे में जान सकें, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बैच है। मैं एक ही वीडियो नहीं, आईसी का वीडियो नहीं, मैं आपके लिए सारे वीडियो लाऊंगा, जैसे कि टीडीईपी का हो गया, पीपीई का हो गया, और आपके लिए मैं सारे जितने ईडीडी फर्स्ट हो गया, मतलब 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के जितने टेक्निकल सब्जेक्ट हैं सभी के मैं इस बैच में पढ़ाने वाला हूँ। सभी का सब्जेक्ट एक ही वीडियो में मैं सारा सब्जेक्ट खत्म करने वाला हूँ। आगे के लिए ऐसे ही सबके लिए वीडियो आती रहेगी, इसलिए हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। इन्वर्टर होता है, एक अगर क्वेश्चन बात करें तो इन्वर्टर होता है, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज। देखिए चूंकि परीक्षा में आपके एक पेपर में 3 सब्जेक्ट होना है, एक पेपर में 3 सब्जेक्ट का पेपर होना है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा जो ज़्यादा घुस के नहीं आएगा, क्वेश्चन ऊपर से आएगा, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। इसमें आपकी आईक्यू लेवल टेस्ट की जा रही है इस टेस्ट के माध्यम से। इन्वर्टर होता है तो आपको अगर कोई पूछ ले भैया इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर सबके घर में होता है, लेकिन इन्वर्टर पूछ ले कोई इन्वर्टर होता क्या है तो कोई बता नहीं पाता। एक क्या है इन्वर्टर, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। पावर डायोड की थोड़ा सा संरचना देख लेते हैं। देखो पावर डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, 2 लेयर है पीएन और एक जंक्शन है। थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। टर्मिनल ये दोनों एनोड और कैथोड हैं, ठीक। इसमें जंक्शन जिसमें जो लेयर है पी और एन है, और इसमें जो ये पी एन के बीच है ये आपकी क्या है, जंक्शन है, तो यानी कि एक लेयर होती है। इस तरीके से इसका सिंबल भी दिखाया गया है और इसका सिंबल दिखाया गया है और इसकी संरचना दोनों दिखाई गई है, आपको स्पष्ट रूप से स्पष्ट है, आप देख सकते हैं। पावर डायोड में वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, पावर डायोड में वोल्टेज ड्रॉप कम होता है जब डायोड चालन अवस्था में होता है, जब डायोड अचालन अवस्था में होता है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि पावर डायोड में वोल्टेज ड्रॉप कम होता है जब डायोड चालन अवस्था में होता है, यानी कि जब डायोड चलाया जाता है। अगर आगे की बात करें 14 नंबर, चालन अवस्था में पावर डायोड में वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो चालन अवस्था में वोल्टेज ड्रॉप होता है, ऑप्शन नंबर 0.8 वोल्ट से 1 वोल्ट तक, 1 वोल्ट से 2 वोल्ट तक, 3 वोल्ट से 4 वोल्ट तक, नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आपका होगा 0.8 वोल्ट से 1 वोल्ट तक। और फिर हम अगर आगे वीडियो की चर्चा करें, आगे थोड़ा सा प्रश्न नंबर 15 के बारे में देखिए। सामान्यतः रेटिंग का डायोड उपलब्ध होता है, सामान्यतः कितने रेटिंग का, 4000 वोल्ट और 2000 एम्पियर, 3000 वोल्ट और 3000 एम्पियर, ए एंड बी दोनों, नन ऑफ दीज। सामान्यतः आपका जो होता है वो 4000 वोल्ट और 2000 एम्पियर का डायोड, रेटिंग का डायोड उपलब्ध होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। पावर डायोड में जिस समय अंतराल में सूक्ष्म धारा प्रवाहित होती है उसे कहते हैं डायोड रिकवरी टाइम, और रेक्टिफायर रिकवरी टाइम, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसमें आपको इसको कहते हैं डायोड रिकवरी टाइम कहते हैं। सामान्य डायोड में रिकवरी टाइम होता है, सामान्य डायोड में ए ऑप्शन है 1 से 5 माइक्रो सेकेंड, 2 से 10 माइक्रो सेकेंड, ए एंड बी दोनों, नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, क्योंकि ए 1 से 5 माइक्रो सेकेंड का रिकवरी टाइम सामान्य डायोडों में होता है। सामान्य उद्देश्य डायोड का रिकवरी टाइम होता है
पहला है 25 माइक्रोसेकंड, दूसरा है 30 माइक्रोसेकंड, चौथा है 40 माइक्रोसेकंड और आला। इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, चूंकि 25 माइक्रोसेकंड सामान्य उद्देश्य डायोड का रिकवरी टाइम होता। टनल डायोड का आविष्कार किसने किया था? जर्मन वैज्ञानिक गैलीलियो ने। जापानी वैज्ञानिक लियो इसाकी ने। ए एंड बी दोनों सही है या डी नॉन ऑफ दीज? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि टनल डायोड का आविष्कार जापानी वैज्ञानिक लियो इसाकी ने किया था। टनल डायोड बना होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, नॉन। टनल डायोड किसका बना होता है? अगर हम आपसे बात करें कि टनल डायोड बना किसका होता है, तो टनल डायोड आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम या इनमें से कोई नहीं किसका बना होता है? तो टनल डायोड आपका हमेशा बना होता है जर्मेनियम का। PIV का पूरा नाम क्या है? PIV का पूरा नाम क्या है? पहला है पीक इनवर्स वोल्टेज, पॉली इलेटिव वोल्टेज। ए एंड बी डॉन ऑफ दीज? ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, आपका पीक इनवर्स वोल्टेज पहला ऑप्शन सही होगा। फास्ट रिकवरी डायोड का रिकवरी समय सामान्य संधि डायोड का लगभग होता है 1/5, 1/4, 1/3, 1/2। इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है 1/5। फास्ट रिकवरी डायोड में वोल्टेज ड्रॉप में से निर्भर करता है सिलिकॉन पदार्थ की मोटाई पर, यानी कि जो सिलिकॉन पदार्थ की मोटाई हो, जो आपका फास्ट रिकवरी डायोड में वोल्टेज ड्रॉप होता है वो फास्ट रिकवरी सिलिकॉन पदार्थ की मोटाई के अनुक्रमानुपाती होता है और कैरियर जीवन के काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए व बी दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, चूंकि ए व बी दोनों ही निर्भर करता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए दोनों निर्भर करता है, यानी कि आपका ए एंड बी दोनों सी नंबर सही हो जाएगा। सार्की डायोड का एक और का भाग किस धातु का बना होता है? सोना, चांदी, प्लेटिनियम, उपरोक्त सभी। आपका क्या हो सकता है, किस धातु का बना हो सकता है? तो क्या होता है कि सार्की डायोड का एक भाग जो होता है वो या तो सोना, या तो चांदी, या तो प्लेटिनियम, किसी का भी बना हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक। सार्की डायोड युक्ति है एकल ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, यू ए एंड बी और आपका नॉन ऑफ दीज। इसमें सार्की डायोड आपका हम आपको बता दें थोड़ा सा थ्योरीज के बारे में। तो सार्की डायोड क्या होता है? क्या होता है? यूनिपोलर होता है, यानी कि एकल ध्रुवीय होता है। ये जो आपका चिन्ह बना हुआ है, इस पर थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। ये जो आपका चिन्ह बना हुआ है, यह सिंबल प्रदर्शित करता है सार्की डायोड को, फास्ट रिकवरी डायोड को, जनरल पर्पस डायोड को, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका ये प्रदर्शित करता है सार्की डायोड को। सार्की डायोड में रेटेड करंट फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है। सार्की डायोड में रेटेड करंट फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.60, 0.80, 0.40, 0.30। इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 0.60 होता है। सार्की डायोड का प्रचालन किस आवृत्ति पर होता है? 1000, 100 किलोहर्ट्ज, 90 किलोहर्ट्ज, 50 किलोहर्ट्ज, नॉन ऑफ दीज? इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आपका हो जाएगा 100 किलोहर्ट्ज। थायरिस्टर को भी कहते हैं, थायरिस्टर को और कौन सी युक्ति के नाम से जाना जाता है? ब्रेकअप युक्तियां, ब्रेक डाउन युक्तियां, ये एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? आपकी ब्रेक डाउन युक्ति के नाम से जाना जाता है किस युक्ति को? थायरिस्टर को। थायरिस्टर SCR को अन्य नाम से जाना जाता है, कौन कौन सा नाम हो सकता है? ब्रेक डाउन युक्तियां, लैंचिंग युक्तियां, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? आपको इस जो थायरिस्टर SCR को ब्रेक डाउन युक्तियां और लैचिंग युक्तियां दोनों के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ट्रायक है 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल PNPN स्विच, ऑल ऑफ दीज? तो आपका जो ट्रायक इज 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल PNPN स्विच डिवाइस, इसलिए इसे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। SCR में होती है 4 लेयर 3 जंक्शन 3 टर्मिनल, ऑल ऑफ दीज? तो SCR में 4 लेयर 3 जंक्शन और 3 टर्मिनल होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। SCR में लोड एनोड के किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों, इनमें कोई नहीं? तो इसमें आपका जो होगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। SCR में लोड एनोड के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। थायरिस्टर को निम्न में से किस विधि द्वारा ऑन किया जाता है? थायरिस्टर को किस विधि द्वारा क्या किया जाता है? आपका ऑन किया जाता है एनोड ट्रिगरिंग मेथड, कैथोड ट्रिगरिंग मेथड, गेट ट्रिगरिंग मेथड, नॉन ऑफ दीज? इसमें आपको बता दें कि ये जो आपका उत्तर होगा इसमें होगा गेट ट्रिगरिंग मेथड। फिर आगे बढ़ते हैं। थायरिस्टर को टर्न ऑन करने की थर्मल टर्न ऑन विधि में α1 + α2 का मान होता है 2, 1, 3, 5। इसमें आपका हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। α1 + α2 = 1 ये होना चाहिए, ये कंडीशन अलाउ करती है।
किसी SCR का टर्न ऑन निम्न पर निर्भर करता है। टर्न ऑन टाइम ट्रिगर वोल्टेज आयाम बढ़ाने पर बढ़ता है, एनोड धारा के साथ बढ़ता है, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका SCR टर्न ऑन टाइम जो होता है, टर्न ऑन टाइम ट्रिगर वोल्टेज आयाम के बढ़ने पर बढ़ता है, एनोड धारा के साथ बढ़ता है, इसलिए आपका दोनों आंसर सही होगा, ए एंड बी। SCR का टर्न आप समय निर्भर करता है, एनोड वोल्टेज को उत्क्रम दिशा में लेने पर घटता है, ताप बढ़ने पर बढ़ता है, एनोड धारा के बढ़ने पर बढ़ता है। यह तीनों नियम जो होते हैं वो लागू होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। SCR में होल्डिंग वोल्टेज का विशेष मान होता है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 9 वोल्ट। इसमें आपका जो होता है SCR में होल्डिंग वोल्टेज का मान केवल और केवल क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। SCR को कितने पावर तक नियंत्रण, SCR को कितने तक पावर नियंत्रण करने के लिए डिजाइन किया जाता है, 10 मेगावाट, 20 मेगावाट, 50 मेगावाट, नॉन ऑफ दीज। इसमें आपको 10 मेगावाट आंसर होगा, क्योंकि SCR को 10 मेगावाट तक पावर नियंत्रण करने के लिए डिजाइन किया जाता है। SCS का निर्माण किस तकनीक द्वारा किया जाता है, ग्राउंड जंक्शन तकनीक या प्लेनर तकनीक, इंडक्शन तकनीक, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका जो ये वाला आंसर है, जो आपका ये आंसर है कि SCS का निर्माण किस तकनीक से किया जाता है, तो ग्राउंड जंक्शन तकनीकी या प्लेनर तकनीक के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। UJT में कितने जंक्शन होते हैं या कितने टर्मिनल होते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया कि UGC में आपका UGC का फुल फॉर्म, UGT का फुल फॉर्म क्या है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब आपका यूनी शब्द जो है क्या है, जो आपका यूनी शब्द है, यूनी का अर्थ है एक, यानी कि आपका इसमें UJT में केवल और केवल एक टर्मिनल सिलिकॉन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। UJT वाली इलेक्ट्रॉनिक शक्ति है ऋणात्मक प्रतिरोध अवलक्षण, धनात्मक प्रतिरोध अवलक्षण, और ए एंड बी दोनों नॉन। आपका क्या है कि UJT एक ऋणात्मक प्रतिरोध अवलक्षण वाली युक्ति है, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। सामान्यतः बाजारों में उपलब्ध UJTs के एटा का मान मध्य होता है 0.5 से 0.8, 0.4 से 0.9, ए एंड बी नन ऑफ दीज, 0.5 से 0.8 इज राइट आंसर। क्योंकि सामान्य बाजारों में इतने ही एटा वाले जो होते हैं वो आपके UJT से उपलब्ध होते हैं। और थोड़ा सा अगर चर्चा कर ले कि UJT 2N2646 के IP का मान क्या होता है, पावर करंट का मान क्या होता है, तो आपका 50 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर, 70 माइक्रो एम्पियर, या आपका नन ऑफ दीज। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 50 माइक्रो एम्पियर होता है। UJT 2N2646 के RBB का मान क्या हो सकता है, 4.5, 7.5, 6.5, नन ऑफ दीज। इसमें आपका 7.5 राइट आंसर। ठीक। UJT 24246 BBB का मान होता है, तो आपका 15K, 15A, 15B, 15C आपका, यानी कि 15 किलो, 15 एम्पियर, 15 वोल्ट, 15 आपका इसमें आ जाएगा कूलाम। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 वोल्ट। चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल रेक्टिफायर। अब चैप्टर नंबर 2 आपको कवर अप कराने चल रहे हैं। इसमें आपका पहला है कन्वर्टर को प्रयोग किया जाता है। कन्वर्टर को प्रयोग किया जाता है थायरिस्टर, डायोड, ए एंड बी नॉन ऑफ दी। कन्वर्टर में क्या प्रयोग किया जाता है, कन्वर्टर में थायरिस्टर और डायोड दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विभिन्न सर्किट के अभिलक्षण श्रेणियों में रखे जा सकते हैं, अनियंत्रित, हाफ कंट्रोल्ड, फुल कंट्रोल्ड, इनमें से सभी। तो आपके विभिन्न सर्किट के अभिलक्षण अनियंत्रित, हाफ कंट्रोल्ड, फुल कंट्रोल्ड 3 श्रेणियों में रखे जा सकते हैं। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट में होता है केवल डायोड, केवल थायरिस्टर, डायोड एवं थायरिस्टर दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा केवल डायोड। इसमें केवल डायोड होता है, किसमें, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट में। हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट में होता है थायरिस्टर, डायोड, ए एंड बी बोथ, और नॉन ऑफ दीज। तो हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट में आपका क्या होता है, इसमें आपका दोनों होता है, थायरिस्टर और डायोड दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सी राइट आंसर। फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट युक्ति है यूनि डायरेक्शनल डिवाइस, बाई डायरेक्शनल डिवाइस, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज। ये आपकी बाई दैसिक युक्ति है, द्विदैसिक युक्ति है, इसलिए बाई डायरेक्शनल डिवाइस होगी। SCR के प्रयोग से हमें एक कलीय दृष्टकारी प्राप्त होता है, पूर्ण तरंग दृष्टकारी, अर्ध तरंग दृष्टकारी, ए व बी दोनों, कोई नहीं। इसमें आपका अर्ध तरंग दृष्टकारी प्राप्त होता है।
है। चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं। इसमें चूँकि चैप्टर नंबर 2 आपको बहुत छोटा था, अब चैप्टर नंबर 3 में आ जाते हैं। चूँकि हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे जितने क्वेश्चन हैं उसको बनाए हैं, इसलिए हो सकता है कि प्रश्न कम बने हों, लेकिन हाँ जितने प्रश्न हैं वो गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उसमें आपके ज़रूर से ज़रूर बहुत सारे प्रश्न मिलने वाले हैं परीक्षा में। इससे मिलते जुलते प्रश्न आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 इन्वर्टर चापर डुअल कन्वर्टर्स ह्यूम साइक्लो कन्वर्टर्स के बारे में इस चैप्टर में चर्चा करनी है। इस चैप्टर का थ्योरेटिकल नॉलेज अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके बताइए, हम इस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको भी हमारे लिए करना होगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में, पहला प्रश्न है डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में रूपांतरित करने वाला यंत्र है, क्या है? रूपांतरित करने वाला यंत्र है आपका इन्वर्टर, कन्वर्टर, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या होगा कि इसमें आपका इन्वर्टर होगा, क्योंकि इन्वर्टर जो होता है वो एसी डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। सभी दोलित्र श्रेणी में आते हैं, कन्वर्टर की इन्वर्टर की ए एंड बी दोनों, नन ऑफ दीज इसमें आपका इन्वर्टर की श्रेणी में आते हैं सभी दोलित्र। सीरीज कम्यूटेटेड इन्वर्टर को भी कहते हैं, सीरीज कम्यूटेटेड इन्वर्टर को कहते हैं कंट्रोल्ड कम्यूटेटेड इन्वर्टर, लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर, ए एंड बी दोनों, नन ऑफ दीज इसमें आपका हो जाएगा लोड कम्यूटेटेड इन्वर्टर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, अगर हम चर्चा करें सीरीज इन्वर्टर में कितने एससीआर प्रयुक्त होते हैं, तो सीरीज आपका इन्वर्टर में 1, 2, 3 या 4 इन्वर्टर प्रयुक्त होते हैं, एससीआर प्रयुक्त होते हैं। इसमें आपके केवल और केवल 2 एससीआर प्रयुक्त होते हैं। सीरीज कम्यूटेटेड इन्वर्टर से इन्वर्टर इतने से कितने तक कार्य करता है? 200 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज, 3000 हर्ट्ज से 1000 किलो हर्ट्ज, ए एंड बी बोथ एंड नॉन ऑफ दीज इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, चूँकि 200 हर्ट्ज से 1100 किलो हर्ट्ज तक का ये नियंत्रित किया जा सकता है, कार्य करता है। इन्वर्टर का इस्तेमाल किया जाता है इंडक्शन हीटिंग के लिए, लोड हीटिंग के लिए, नॉन और ऑल ऑफ दीज, तो आपका इंडक्शन हीटिंग के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। पैरेलल कम्यूटेड इन्वर्टर्स को भी कहते हैं, पैरेलल कम्यूटेड इन्वर्टर्स क्या है? प्रश्न है कि पैरेलल कम्यूटेटेड इन्वर्टर्स को कहा जाता है सेंटर टैप्ड, होल टैप्ड, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सेंटर टैप्ड जो होता है वो होता है आपका। पैरेलल कम्यूटेटेड इन्वर्टर्स में संधारित्र का इस्तेमाल की भांति किया जाता है, किसके भांति किया जाता है? रेक्टिफायर, कम्यूटेटर, ए एंड बी, नन ऑफ दीज इसमें आपका कम्यूटेटर की भांति किया जाता है। पैरेलल कम्यूटेटेड इन्वर्टर्स को हम सेंटर टैप्ड इन्वर्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, क्योंकि इसमें करंट सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कोई नहीं, इस ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। एसी मोटर की गति एन तथा एसी पावर की सब फ्रीक्वेंसी एफ में संबंध होता है। एन बराबर 120 एफ बटा पी बराबर 120 एन बटा एफ, ए एंड बी नन ऑफ दीज इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आपका हो जाएगा एन बराबर 1/120 एफ बटा पी। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है इसको हम आपको थोड़ा सा बता दें। यूनिक पावर सप्लाई, यूनिट ट्रैप पावर सप्लाई, ए एंड बी दोनों, और आपका नॉन ऑफ दीज इसमें आपको थोड़ा सा इसका अगर थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए तो आपको बता देते हैं। यूपीएस आपका एक लास्ट में चैप्टर भी है। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा इसको हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, देखते हैं कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा। इसमें होगा, देखिए पहले तो आपको इसको थोड़ा सा परिभाषा बता देते हैं, आप खुद ही इसका आंसर बता देंगे। ये एक ऐसी डिवाइस है जो पावर सप्लाई खत्म हो जाने पर, जैसे पावर सप्लाई नहीं है तो वहाँ पे ये काम करती है थोड़ी देर के लिए, इसलिए क्या हो जाएगा यूनिट्रैप्ड पावर सप्लाई। ये क्या होती है? जब सप्लाई नहीं होती है उस समय में प्रयुक्त की जाती है। चॉपर एक प्रकार की डिवाइस है, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, पावर इलेक्ट्रिक डिवाइस, ए एंड बी बोथ डन। नॉन ऑफ दीज इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। चॉपर के लिए उपयोगी है डिवाइस स्मूथ स्पीड कंट्रोल, फास्ट डायनेमिक रिस्पांस, हाई इफिशियंसी, ऑल ऑफ दीज इनके लिए सारे उपयोगी हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज आंसर राइट होगा। चॉपर्स द्वारा करते हैं डीसी पावर को एसी पावर में, एसी पावर को डीसी पावर में, डीसी पावर को एसी पावर में,
एसी पावर को एसी पावर में, चॉपर्स द्वारा एसी पावर को एसी पावर में किया जाता है। लो पावर अनुप्रयोग से प्रयोग किया जाता है, लो पावर अनुप्रयोग में प्रयोग किया जाता है। थारिस्टर, थारिस्टराइज्ड चॉपर, ट्रांजिस्टराइज्ड चॉपर, ए एंड बी बोथ, और इसमें से कोई नहीं। तो आपका ट्रांजिस्टराइज्ड आपका चॉपर प्रयोग किया जाता है। हाई पावर एप्लीकेशंस में प्रयोग किया जाता है थारिस्टराइज्ड, ट्रांजिस्टराइज्ड, टेम्परेचराइज्ड, और इसमें आपका नन ऑफ दीज, इसमें आपका थारिस्टराइज्ड प्रयोग किया जाता है। ठीक। इन्वर्टर्स के प्रकार हैं, इन्वर्टर्स के प्रकार सिंगल फेज इन्वर्टर, थ्री फेज इन्वर्टर, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका इन्वर्टर्स के दो प्रकार हैं, सिंगल फेज और थ्री फेज, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आपका चौथा चैप्टर आता है इलेक्ट्रिकल ड्राइव का थारिस्टर कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल ड्राइव का थारिस्टर कंट्रोल, इसका एक और चैप्टर आपका है। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, हम, और आपको भी हमारे लिए मेहनत करना होगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। हम आपका इसका PDF भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन कैसे मिलेगा इसको आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। इलेक्ट्रिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक ड्राइव का थारिस्टर कंट्रोल, इलेक्ट्रिक ड्राइव का थारिस्टर कंट्रोल, एक मानक इन्वर्टर ड्राइव का उपयोग को नियंत्रित करने के लिए जाते हैं। एक मानक इन्वर्टर ड्राइव का उपयोग टार्क को, गति को, ए एंड बी दोनों यानी कि टार्क और गति दोनों को नियंत्रित करने के लिए किए जाते हैं, या नन ऑफ दीज। तो आपका ए एंड बी दोनों यानी कि टार्क और गति दोनों को उपयोग करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में इलेक्ट्रिक ड्राइव को नियंत्रित किया जा सकता है केवल हार्डवेयर द्वारा, केवल सॉफ्टवेयर द्वारा, केवल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, ऑल ऑफ दीज। यानी कि वर्तमान में इलेक्ट्रिक ड्राइव को मतलब नियंत्रित करने के लिए केवल सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा सकता है। टार्क और गति को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से उपयोग किया जा सकता है। मानक इन्वर्टर का, सर्वो ड्राइव का, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका टार्क और गति को नियंत्रित करने के लिए मानक इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। पहले इलेक्ट्रिक ड्राइव का आविष्कार किया था न्यूटन ने अमेरिका 1933 में, गैलीलियो ने 1935 जापान में, BS याकोबी 1938 में रूस ने किया था, रूस में किया गया था, इनमें से कोई नहीं। ये आपका BS याकोबी रूस 1938 में किया गया था। बस यही प्रश्न आने वाले हैं आपकी BTUP ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में। इलेक्ट्रिक ड्राइव का उपयोग इंडस्ट्री में कब से होना प्रारंभ हुआ? 1875 से, 1879 से, 1870 से, नन ऑफ दीज। इंडस्ट्री में इसका प्रयोग 1870 से होना स्टार्ट हो गया था। हाफ वेव ड्राइव के लिए सत्य है। ए, इस ड्राइव के फायदे कम लागत और सादगी हैं। यह केवल एक चतुर्थांश ऑपरेशन प्रदान कर सकता है, इसका रिजनरेशन संभव नहीं है। ये सारे जो हैं वो हाफ वेव ड्राइव के लिए सत्य हैं, इसलिए उपयुक्त सभी। VFD का फुल फॉर्म क्या है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरी फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ऑल ऑफ दीज। इसमें आपका ऑप्शन नंबर इज राइट, यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है। IPM का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, इंटरनेट प्रिंट मॉनिटर, और इन्वर्टर पोटेंशियल मैग्नेटिज्म, और इनसाइड पावर मैग्नीट्यूड। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर इस सही होगा, इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल। IPM को इन्वर्टर कहा जाता है क्योंकि यह DC को AC में परिवर्तित करता है, AC को DC में परिवर्तित करता है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका DC को AC में परिवर्तित करता है, इसलिए इसको इन्वर्टर कहा जाता है, IPM को। इन्वर्टर ड्राइव की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी आमतौर पर के आसपास होती है, 3 किलोहर्ट्ज से 4 किलोहर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 1 किलोहर्ट्ज से 5 किलोहर्ट्ज, 90 हर्ट्ज। आपका इसमें जो होगा वो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, 3 किलोहर्ट्ज से 4 किलोहर्ट्ज तक होती है। साइक्लो कन्वर्टर्स कंट्रोल्ड AC ड्राइव्स का कार्य है किसी एक आवृत्ति की पावर को एडजस्टेबल AC पावर में, किसी एक आवृत्ति की AC पावर को एडजस्टेबल AC पावर में, विभिन्न आवृत्ति की AC पावर को एडजस्टेबल AC पावर में, ये AC दोनों नॉन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये किसी एक ही प्रकार की आवृत्ति की AC पावर को एडजस्टेबल AC पावर में परिवर्तित करती है। साइक्लो कन्वर्टर्स कंट्रोल्ड AC ड्राइव्स में इस्तेमाल किया जाता है सिलिकॉन रेक्टिफाइड रेक्टिफायर्स का, जर्मेनियम रेक्टिफाइड रेक्टिफायर्स का, ए व बी दोनों, नॉन ऑफ दीज। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, सिलिकॉन रेक्टिफाइड रेक्टिफायर्स का साइक्लो कन्वर्टर कंट्रोल्ड में प्रयोग किया जाता है। साइक्लो कन्वर्टर में थारिस्टर की संख्या होती है, साइक्लो कन्वर्टर में थारिस्टर की संख्या होती है 1 2 3 4। कौन कौन सा होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। इसमें आपका क्या होता है, साइक्लो कन्वर्टर में थारिस्टर की संख्या जो होती है वो आपकी 4 होती है।
यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनयूनिटेबल पावर सप्लाई होती है यूपीएस का फुल फॉर्म, हमने आपको पहले ही बता चुका है। यूपीएस इकाइयों का उपलब्ध आकार है 300 बीए, 200 बीए, 400 बीए या डी नॉन ऑफ दीज, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा 200 बीए। जो एकल कंप्यूटर के लिए, थोड़ा सा आपको थ्योरी बता देते हैं कि जो एकल कंप्यूटर के लिए 46 MBA की तक की कई बड़ी इकाइयों के लिए प्रयोग किया जाता है। एकल कंप्यूटर के लिए 46 MBA की तक की कई बड़ी इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। ये आपका नोट पॉइंट हो गया। 83 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, किस प्रकार के यूपीएस में डबल रूपांतरण पद्धति का उपयोग होता है? यूपीएस ऑनलाइन, यूपीएस ऑफलाइन, ए एंड बी दोनों, नॉन ऑफ दीज। यूपीएस ऑनलाइन में दो प्रकार की पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यूपीएस ऑफलाइन को कहा जाता है स्टैंड बाय यूपीएस प्रणाली, स्टैंड अप यूपीएस प्रणाली, यूपीएस सिस्टम, नॉन ऑफ दीज। इसमें आपका हो जाएगा स्टैंड बाय यूपीएस प्रणाली। सबसे कम खर्चीला यूपीएस प्रणाली है यूपीएस ऑफलाइन, यूपीएस ऑनलाइन, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सबसे कम खर्चीला यूपीएस प्रणाली है यूपीएस ऑफलाइन। सभी बैटरियां जिन मूल घटकों से मिलकर के बनी होती हैं वे हैं एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, उपयुक्त सभी। देखिए जो एनोड कैथोड ये तो होता ही है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, जो कि एनोड और कैथोड के बीच रासायनिक अभिक्रिया करवाता है, इसलिए आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि सभी उसमें होते हैं। जिन बैटरियों का रिचार्ज किया जा सकता है वे बैटरियां कहलाती हैं प्राथमिक बैटरियां, द्वितीयक बैटरियां, तृतीयक बैटरियां, इनमें से कोई नहीं। जिन बैटरियों को रिचार्ज किया जा सकता है वे द्वितीयक बैटरियां कहलाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। SMPS का पूरा नाम है सुपर मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, सेंस मोड पावर सप्लाई, सिंक मोड पावर सप्लाई। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS में ऊर्जा रूपांतरण और विनिमयन शक्ति द्वारा प्रदान किया जाता है, चालकों द्वारा, कुचालकों द्वारा, अर्धचालकों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को इसका आंसर पता ही होगा, अर्धचालकों द्वारा, क्योंकि हमने बताया था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स में अधिकतर अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है। CBT का पूरा नाम है कैपेसिटी वोल्टेज TF ट्रांसफार्मर, कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर, करंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, नन ऑफ दीज। इसमें आपका आंसर हो जाएगा कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर, यानी कि संधारित्र वोल्टेज ट्रांसफार्मर। सबसे कम खर्चीला यूपीएस प्रणाली है यूपीएस ऑफलाइन, यूपीएस ऑनलाइन, यूपीएस या आपका क्या होता है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर सही हो जाएगा ये यूपीएस ऑफलाइन। सभी बैटरियां जिन मूल घटकों से मिलकर के बनी होती हैं एनोड कैथोड होती हैं। इन प्रश्न को हम थोड़ा सा दोहरा रहे हैं, फिर से हम देखेंगे। सीबीटी का पूरा नाम हो चुका है। सीबीटी में सबसे कम टर्मिनल की संख्या होती है, सबसे कम टर्मिनल संख्या 4 होती है, 5 होती है, 3 होती है, 6 होती है, इसमें 4 होती है। ठीक। SCR का प्रमुख अनुप्रयोग युक्त के रूप में किया जाता है पावर नियंत्रण, वोल्टेज नियंत्रण, धारा नियंत्रण, या आपका क्या होता है इसमें इनमें से कोई नहीं। देखिए SCR पावर नियंत्रण, P बराबर हम लोग जानते हैं, P बराबर होता है VI, यानी कि इसमें वोल्टेज और दोनों धारा दोनों का गुणन होगा, इसलिए इसमें आपका पावर प्रयुक्त की धारा यानी कि पावर रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा। धीमे कार्य करने वाले SCR का आवर्तकाल होता है उच्च, निम्न, उभय या इनमें से कोई नहीं। उच्च होता है, निम्न होता है, दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उच्च होता है। क्या होता है आपका उच्च होता है किसमें? धीमे कार्य करने वाले SCR का आवर्तकाल। लेकिन उच्च ऐसे ही अगर बता दें कि जो आपका तेज कार्य करने वाले होते हैं उसमें जो आवर्तकाल होता है वो निम्न होता है। SCS SCR की अपेक्षा छोटा होता है, सत्य है या असत्य? सत्य, क्योंकि SCR जो होता है SCS होता है SCR की अपेक्षा छोटा होता है। SCS SCR की अपेक्षा कम वोल्टेज पर प्रचलित किया जाता है, सत्य या असत्य? ये सत्य होगा, क्योंकि SCS SCR की अपेक्षा कम वोल्टेज पर प्रयुक्त किया जाता है। BJT का फुल फॉर्म है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बिटवीन जंक्शन ट्रांजिस्टर, A एंड B, नॉन ऑफ दीज। इसमें आपका बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर। FET का पूरा नाम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फिक्स्ड इफिशियंसी ट्रांजिस्टर, A एंड B दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो जाएगा ये वाला। जेफेट एंड मॉसफेट FET के प्रकार हैं, सत्य या असत्य? हाँ हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन अच्छा सत्य होगा। UJT JFET का फुल फॉर्म है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जॉइंट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, A एंड B। इसमें आपका ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, जंक्शन फील्ड ट्रांजिस्टर हो जाएगा, इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट का फुल फॉर्म है, मॉसफेट फुल फॉर्म मोनिक ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। A एंड B दोनों, B आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट।
आपके पूरे इस सीरीज में पूरे आपके कितने प्रश्न हैं? 100 प्रश्न हमने कराया है। कितने मिनट में कराया है हमने? समय थोड़ा सा देख लेते हैं। समय है आपका 35 मिनट में हमने आपके कुल कितने प्रश्न कराए हैं? 100 प्रश्न कराए हैं। इसलिए आपका ये गांडीव बैच अवश्य ही सक्सेस होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।